जैसे आपको पता है हम लोग ने एक केमिस्ट्री का पार्ट 1 में, दैट इज़ व्हाट फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट किया है। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, दैट इज़ व्हाट योर आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट किया है, उसी को और एक छोटा सा स्टेप आगे हम लोग आज अहेड करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग एक शॉर्ट थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस किया था, क्या क्या चैप्टर है, कहाँ पे कैसा क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया दैट इज इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज व्हाट योर आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, और उसके भी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अपने लाइफ में चैप्टर का क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। जहाँ पर हमने बफर्स की बात किए थे, जैम जेली, कुछ चीज़ों की बात की, अपना ब्लड है, ब्लड के बारे में हमने बात किया था कि ब्लड एक बफर है, बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, और उसके बाद हमने पीएच स्केल को थोड़ा सा डिस्कस किया था, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हमने टॉपिक्स को देखा, अपने चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, इंट्रोडक्शन छोटा सा हम लोगों ने किया था, और इलेक्ट्रोलाइट को जस्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एसिड बेस करेंगे, फिर इसका कंसेप्ट देखेंगे कि इसका स्ट्रेंथ देखेंगे एसिड बेस का, उसके तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पीएच स्केल, और आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस और कॉमन आयन इफेक्ट तक हम लोग जाएंगे। ओके, तो उसके पहले भी उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टेज है जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, बट यू विल नॉट फाइंड अ चेंज। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट लिखा है सिस्टम डू नॉट शो एनी चेंज विथ पैसेज ऑफ टाइम। मतलब टाइम के हिसाब से सिस्टम में आपको कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। द इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इन विच द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा ऑफ द सिस्टम, ध्यान से सुनना, ऑफ द सिस्टम डू नॉट शो एनी चेंज विथ पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से आपको कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट रहना भूल गया जो मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि आप एक पेन पेंसिल ले लीजिए, जिससे कि हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकें और ज़रा सा भी माइंड डाइवर्ट ना करें और बहुत ही ध्यान से देखें। ठीक है, दो पिक्चर हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, जैसे कि एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये अपना केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोगों ने एक ग्राफ देखा, जहाँ पे आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों भी जब सेम कॉन्सेंट्रेशन में आ जाता है तो हम लोग वहाँ पे बोल देंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, दो अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड वहाँ पे लिखा है, दैट इज रेट बिकम्स इक्वल। मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी रिएक्शन होगा, चाहे वो फॉरवर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों का जो रेट होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो ही जाके आप इक्विलिब्रियम अटेन, तो ही जाके रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। ठीक है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में है, जहाँ पे हमने दो स्टेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, जैसे सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अभी आया आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट नथिंग बट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो ऐसा सब्सटेंस और स्पीशीज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल है अपने पास बहुत ही अच्छा, जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ वॉट योर नमक, टाटा नमक। ठीक है, देश का नमक। ठीक है, तो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और मैं बोलूँ तो डिसोसिएट करेगा, अगर डिसोसिएट होगा पोलर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट में ऐड करने पर, ठीक है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये एग्जांपल है जहाँ पे ये एक हम लोगों ने देखा है बीकर के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पे जिंक सॉल्यूशन और कॉपर सॉल्यूशन। ओके, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर क्या लिखा है, दिस आर बैड कंडक्टर, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट एक बैड कंडक्टर है। तो आप सोच रहे हैं सर अभी तो आपने बोला गुड कंडक्टर है। ठीक है, नहीं बेटा, ये बैड कंडक्टर भी है, बट इन मोल्टन स्टेट, और सॉरी, जब बैड कंडक्टर है जब ये सॉलिड स्टेट में होता है, किस में होता है, सॉलिड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में होगा, तो ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा।
ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अ सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, जब वाटर में हम लोग उसको ऐड करेंगे, या एक्वस सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन हुज अ सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन और यूरिया और बेंजीन, ठीक है। ये आपका एक जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर हम लोग कोई भी सॉल्ट ले लें और अगर हम उसको वाटर में डिजोल्व करें तो क्या करेगा, वो डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होगा मतलब क्या है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। यहाँ पे एक और डायग्राम है जहाँ पे हमने देखा NaCl और वाटर शुगर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप शुगर को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो आपको इस तरीके का कुछ पिक्चर दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा मतलब इसको ऑब्जर्व किया जाता है कि वो डिसोसिएट नहीं होता है। डिसोसिएट नहीं होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और अगर NaCl की बात करें तो H+ और Na+ एंड Cl- के अंदर डिसोसिएट होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है अपना टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन कंप्लीटली होगा तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अगर डिसोसिएशन पार्शियल होगा या स्मॉल अमाउंट में होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। डेफिनेशन लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोलाइट which dissociate itself into its constituent ion, मतलब वो constituent ion के अंदर डिसोसिएट होगा। द इलेक्ट्रिसिटी विच डिसोसिएट इटसेल्फ इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, लेकिन कितना, ध्यान दीजिए, कितना, कंप्लीटली, क्या, कंप्लीटली। अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो ही आप उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो आप उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इटसेल्फ completely into its constituent ion then only we called as स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, या फिर सॉल्ट हो सकता है, ओके। और यहाँ पे डिसोसिएशन कितना होगा, डिसोसिएशन कंप्लीट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली होता है। यहाँ पे 1 लिखा है और 100, 1 मतलब जितना है उतना पूरा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है अपने पास NaCl, हम लोग ने अगर एक्वस लिखा है मतलब वाटर के अंदर, मतलब NaCl को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो Na+ और Cl- में आता है। एक थोड़ा सा नंबर्स में बात कर लेते हैं कि सपोज अगर मैंने 2 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया तो मुझे कितना मोलार Na+ मिलेगा और कितना Cl- मिलेगा, मतलब जितना मैंने NaCl लिया है उतना ही मुझे Na+ और Cl- मिलेगा। जैसे मैं मैं यूनिट्स नहीं लगाता हूँ, सिर्फ नंबर्स में बोलता हूँ। अगर मैंने 20 NaCl लिया तो मुझे 20 Na+ मिलेगा और 20 Cl- मिलेगा। समझ में आ गया, ये नंबर यूनिट्स नहीं लगाएंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जितनी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे उतना कॉम्प्लिकेट होता है, ओके। तो मैंने आपको बोला अगर मैंने 20 NaCl लिया, कितना लिया, 20 NaCl लिया, तो मुझे उतना ही, दैट इज और 20 Na+ और 20 Cl- मिलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पे डिसोसिएशन कंप्लीटली होता है, या फिर आप किसी बुक में देखेंगे कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली लिखा हुआ है, दोनों भी चीज़ें सेम है, ओके। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट विच पार्शियली डिसोसिएट इटसेल्फ, मतलब जहाँ पे डिसोसिएशन पार्शियली है, मतलब थोड़ा सा है, क्या है, बहुत ही थोड़ा डिसोसिएशन होता है, बहुत ही थोड़ा डिसोसिएशन होगा, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रोलाइट विच पार्शियली डिसोसिएट इटसेल्फ, पार्शियली मतलब स्मॉल अमाउंट, पार्शियली डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तब जाके हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा आपका वीक एसिड, वीक बेस और सॉल्ट। सर बार बार सॉल्ट उसमें भी है, सॉल्ट इसमें भी है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, जैसे हम लोगों ने एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड को अगर आप वाटर में ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको देगा CH3CO- आयन और एक हाइड्रोनियम आयन, दैट इज व्हाट योर H3O, ठीक है। और अभी आगे बढ़े तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा डेप्थ में बता दें कि अगर मैं एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड जो स्टार्टिंग में रहेगा, मतलब जब जीरो, मतलब जरा भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, जब रिएक्शन थोड़ा सा भी स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब टाइम विल बी टेकन एज जीरो। एट टाइम t concentration of CH3CO विल बी C, एंड अदर आपका दोनों आयंस का, दैट इज कैटायन और एनायन का,
दोनों का डिसोसिएशन कितना रहेगा, दोनों कितने मिलेंगे आपको, 0 मिलेंगे, क्योंकि रिएक्शन तो स्टार्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जब वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, ठीक है, जैसे रिएक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होगा और एक स्टेज आएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, वो टाइम पे आपको क्या देखने मिलेगा, वो टाइम पे आपको देखने मिलेगा कि कुछ डिसोसिएशन हो गया है। क्या हो गया, कुछ डिसोसिएशन हो गया। कितना डिसोसिएशन हो गया, मैं यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, दैट इज सी में से सी अल्फा डिसोसिएट हो गया। ये सारी लैंग्वेज से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सी में से सी अल्फा डिसोसिएट हो गया। कितना डिसोसिएट होगा, सी में से सी अल्फा कम हो गया, मतलब क्या कम हुआ, CH3COOH आयन दैट्स गेट एसिड आपका कन्वर्ट हो गया CH3CO माइनस में और H3O प्लस में। ठीक है, तो जितना आपका एसिटिक एसिड कम हुआ उतना ही आपका आयंस बना। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट में, किसमें, स्मॉल अमाउंट में। इसके पहले आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखा था कि जो भी डिसोसिएशन था वो आपको कंप्लीटली मिल गया। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 2 मोल्स लिया है तो यहाँ पे आपको 2 मोल्स और 2 मोल्स मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे एट टाइम टी, अगर मैं बोलूँ एट टाइम टी, तो यहाँ पे आपको C मिलेगा, ये 0 और 0, जैसे हमने एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखा था। एट टाइम टी यहाँ पे C मिलेगा और ये दोनों भी 0 हो जाएगा। बट जैसे ही जैसे ही मैंने रिएक्शन को स्टार्ट किया, मतलब NaCl को वाटर में डाल दिया, तुरंत जैसे ही गया रिएक्शन थोड़ा सा आगे बढ़ा, तुरंत आपको ये वैल्यू क्या मिलेगा, ये वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा और ये आपको पूरा कंप्लीटली CC मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्टार्टिंग में एट टाइम T इज इक्वल्स टू जी, ये दोनों 0 मिलेगा और जैसे आपने रिएक्शन को NaCl को ऐड कर दिया और 1 सेकेंड 2 सेकेंड बाद आपको NaCl 0 हो जाएगा, डिजॉल्व होने पर NaCl 0 हो जाएगा और आपको Na प्लस, मतलब जितना अमाउंट NaCl था उतना अमाउंट ऑफ Na प्लस मिलेगा और एट दैट और सेम अमाउंट ऑफ आपको Cl माइनस हो जाएगा। दैट इज व्हाट योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये डिफरेंस है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट में आपको और एक थोड़ा सा, यहाँ पे हमने सॉल्ट 2 बार बात कर रहे हैं, तो कौन सा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और कौन सा सॉल्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज अ सॉल्ट, अगर किसी भी सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना है, किसी भी सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना है, ध्यान देना वो उसके कैटायन और एनायन, मतलब 2 पार्ट, दैट इज व्हाट एसिड एंड बेस, दोनों का पार्ट, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से होना चाहिए, मिनिमम कोई ना कोई एक। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है इफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्ट इज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से कोई एक, दोनों भी होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पक्का है। दोनों भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है तब तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन अगर एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है तो भी वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होगा। ठीक है, और अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एज अ सॉल्ट, जहां यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस से दोनों भी कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, ध्यान देना दोनों भी कंपोनेंट वीक होने चाहिए, दोनों भी कंपोनेंट आपके वीक एसिड या वीक बेस से आएगा तो ही हम लोग उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। सिंपल सा मैं आपको 2 एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। अगर सपोज मैंने अमोनियम साइनाइड ले लिया या फिर एसीटेट अमोनियम एसीटेट ले लिया, दोनों में भी दोनों एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर मैं अमोनियम साइनाइड की बात करता हूँ, अमोनियम कहाँ से आया, अमोनिया से, देखिए ये आपको वीक बेस में मिलेगा अमोनिया। ओके, और अगर मैं CN की बात करूँ तो आपको HCN से मिलेगा, दैट इज व्हाट हाइड्रोजन साइनाइड, वापस ये आपका वीक एसिड। आया बात समझ में। अगर मैं एसिटिक अमोनियम एसीटेट की बात करता हूँ तो अमोनियम एसीटेट, मतलब अमोनियम वर्ड कहाँ से आया, अमोनिया से, इसका मतलब ये वीक बेस, और एसीटेट मतलब एसिटिक एसिड, देखो यहाँ पे आपको आया वीक एसिड। मतलब दोनों भी कंपोनेंट, अगर मैं बात करूँ अमोनियम कार्बोनेट की बात करूँ, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट की बात करो, अमोनियम अगेन अमोनिया दैट इज व्हाट वीक बेस, एंड कार्बोनेट मतलब कार्बोनिक एसिड से आया है। तो सिंपल हो गया कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट एज अ सॉल्ट, मतलब दोनों भी कंपोनेंट आपके वीक एसिड एंड वीक बेस से आएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है ये आपका? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये जो वर्ड है ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। ठीक है, तो अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ रिएक्टेंट डिसोसिएट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट होता है, सिंपल सा उसी चीज़ को अमाउंट की बात करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर, अगर कम डिसोसिएट होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अगर कम डिसोसिएट होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ज़्यादा डिसोसिएट मतलब कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो डिसोसिएशन किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? दैट इज व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहला फैक्टर क्या होगा, थोड़ा सा सोचो। तो पहला फैक्टर क्या होगा? पहला फैक्टर क्या होगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, खुद इलेक्ट्रोलाइट उसका खुद का नेचर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो हमने ऊपर पहले डिस्कस किया। दैट इज व्हाट, अगर वो वीक होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर डिसोसिएशन कंप्लीटली नहीं है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, कैसा हो रहा है? पार्शियली डिसोसिएट होगा। देखो कैसे लिखा हुआ है, इफ इलेक्ट्रोलाइट इज वीक देन इट विल डिसोसिएट, अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, मतलब 1 से बहुत कम, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ऑलमोस्ट 1, मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो पहला नेचर खुद इलेक्ट्रोलाइट ही होगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देन इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली, एंड इफ इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट देन इट विल डिसोसिएट पार्शियली। ओके, एक फैक्ट रखता हूँ, जैसे अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूँ तो वो सिर्फ 5% डिसोसिएट होता है, इसका मतलब 100% में 5% मतलब बहुत ही मामूली है, मतलब अगर मैं 100 मोल्स ले लूँ तो वो 5 मोल्स तक डिसोसिएट होगा। ठीक है, अगर मैं आपको ग्राम्स में समझ में आता हो तो अगर मैं 100 ग्राम्स लेता हूँ तो 5 ग्राम डिसोसिएट होगा। ओके, तो ये क्या हुआ आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फर्स्ट पॉइंट। ओके, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पार्शियली डिसोसिएशन, एंड इफ इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देन इट विल बी अ कंप्लीटली डिसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट फैक्टर आता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर क्या आता है? सॉल्वेंट आता है। ओके, तो सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने वाले। ओके, तो क्या लिखा हुआ है? इफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज है और ये क्या करने वाला है? ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, if an electrolyte is dissolved in a solvent having high dielectric constant then it will be ionized to a greater extent। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा सॉल्वेंट का उतना ज़्यादा डिसोसिएशन, जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा सॉल्वेंट का उतना ज़्यादा डिसोसिएशन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है। ठीक है, अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं है, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट विच प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट विच वीकन द फोर्स, वो फोर्स को वीक कर देता है। किसके फोर्स को? ये जो आपका कंपोनेंट है ना, सॉल्ट के कंपोनेंट, या फिर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोलाइट के कंपोनेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है। ठीक है, जिसके वजह से आपका जो सॉल्ट होगा या फिर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। फिर से सुनिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट विच वीकन द फोर्स बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के कंपोनेंट के बीच में जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको वीक करता है। वीक करेगा मतलब इजीली वो ब्रेक हो जाएगा। अगर वो इजीली ब्रेक हो जा रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा डिसोसिएट होगा। जितना इजीली ब्रेकिंग उतना ज़्यादा डिसोसिएशन। मतलब सिंपल बोलूँ, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये जो प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट का वो दो लोगों के रिश्तों को तोड़ रहा है। ठीक है, दो लोगों के रिश्ते को क्या कर रहा है? तोड़ दे रहा है बाबा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसका थोड़ा सा आगे देखें तो क्या लिखा हुआ है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अ टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्वेंट टू वीकन द फोर्स
बिटवीन द आयंस ऑफ अ आयनिक कंपाउंड, आयंस जो आयनिक कंपाउंड के जो आयंस है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया मतलब डिसोसिएट हो गया। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा क्या, उतना ज्यादा डिसोसिएशन। ओके, तो दो फैक्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया। फर्स्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट क्या था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अगर नेचर इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रांग होगा तो कंप्लीट डिसोसिएशन, वीक होगा तो पार्शियल डिसोसिएशन। सेकंड फैक्टर आता है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अगर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा डिसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट फैक्टर आता है यस जो आप सोच रहे थे, दैट इज व्हाट योर टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तरीका तो यार बहुत ही सिंपल है, क्या बोलता है कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंट को हीट कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे पास सॉल्वेंट और मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट और मैं उनको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, ठीक है, उनको हीट कर रहा हूँ तो इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। किसी को भड़काओगे तो रिश्ता टूट ही जाएगा ना यार, ठीक है, तो हीट करेंगे तो बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, और बॉन्ड अगर टूट जाएगा इसका मतलब क्या होगा, डिसोसिएशन हो गया। तो इसलिए सिंपल सा लिखा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रेक एंड द मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स, और थोड़ा सा गलत हो गया, इलेक्ट्रोलाइट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स break and molecules into its and molecule actually break लिखना चाहिए, and molecule break into their constituent ion, therefore the degree of dissociation will increase। सिंपल सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और अगर बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है तो ये आपको क्या मिलेगा, डिसोसिएशन मिल जाएगा। ओके, तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस डिसोसिएशन इंक्रीजेस, सिंपल सी बात है, ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज, ठीक है। एक और तरीका हम लोग एक एक्सप्रेशन के थ्रू या फिर मैं एक्सप्रेशन के थ्रू समझ सकते हैं, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट का डेफिनेशन लगा देते हैं। ओके, तो सपोज ये मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट है तभी तो आपको डिसोसिएशन, आपको रिवर्सिबल रिएक्शन मिलेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डायरेक्टली फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, तो ये मेरे पास एक क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट हुआ A+ और B- में, ठीक है, A+ और B- में। अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूं, अगर मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखता हूं, ठीक है, ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा हुआ है, नहीं सीखा, नहीं सुना आपने तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में उसका जो न्यूमरेटर का पार्ट होगा वो लिखोगे, और उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में आपका रिएक्टेंट का पार्ट आ जाएगा। ओके, तो अपने को पता है कि K, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और K आपका क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बढ़ेगा बाय द डेफिनेशन। ओके, आ गई बात समझ में, सिंपल सी बात है। ये एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, अभी एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा है ये जो K है, Ka, और ये क्या है, डिसोसिएशन का आयंस है। अब Ka बढ़ेगा, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो अगर Ka का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपकी डिसोसिएशन दैट इज व्हाट आयंस का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो बाय डेफिनेशन आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बढ़ेगा। या फिर यहाँ पे आप सीधा सा समझ लीजिए कि इन टर्म्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए भी आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो एट टी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, सी रहेगा, और यहाँ पे दोनों भी क्या रहेगा, जीरो। जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको C-C अल्फा मिलेगा, और ये C अल्फा हो जाएगा। वापस मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाता हूँ तो आपको C अल्फा इंटू C अल्फा एंड C1 अल्फा। अब ये C कैंसिल हो गया तो 1 अल्फा स्क्वायर। अब आपको पता है K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो K अगर बढ़ेगा तो दिख रहा है आपको अल्फा, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। सिंपल सी बात है, अगर K बढ़ गया तो अल्फा क्या हो गया, बढ़ गया। अगर अल्फा बढ़ गया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीजेस। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ फैक्टर की तरफ चलते हैं हम लोग। फोर्थ फैक्टर इज योर डाइल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं
ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, क्या? ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या बोलता है ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ? ठीक है, ये वापस हम लोग आते हैं, एक रिएक्शन है जैसे ए बी, ये ए बी आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ए बी आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये डिसोसिएट होगा तो किस में डिसोसिएट होगा? ए प्लस प्लस बी माइनस में। ओके, तो एट टाइम टी, एट टाइम ज़ीरो, जब टी क्या था? ज़ीरो था। ओके, जब टी आपका ज़ीरो है, जब टी आपका ज़ीरो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जब टी आपका ज़ीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन कितना था? यहाँ पे सी, और ये दोनों भी ज़ीरो था। ओके, और फिर जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ तो सी वन माइनस अल्फा, जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा, यहाँ पे आपको वन माइनस सी अल्फा, ये क्या मिलेगा? सी अल्फा, और ये सी अल्फा। फिर वन माइनस अल्फा। ओके, तो क्या होगा ये आगे? के इज इक्वल्स टू वॉट? ये सी सी कैंसिल हो गया तो वन माइनस अल्फा स्क्वायर, ये ठीक है। और यहाँ पे जो आपको अल्फा दिख रहा है, ये बहुत आपको जैसे पता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सिंस ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो डिसोसिएशन कितना है? पार्शियल डिसोसिएशन है। पार्शियल मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएशन हुआ है। जब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएशन होता है तो ये अल्फा को हम लोग क्या करेंगे? अल्फा को हम लोग निग्लिजिबल कंसिडर करेंगे, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट की, उसमें कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब जैसे मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूं, आप एक ट्रक गेहूं खरीद के लेके जा रहे हो, उसमें से कोई एक मुट्ठी लेके भाग जाएगा तो क्या आप उसके पीछे दौड़ोगे? नहीं, क्योंकि वो एक मुट्ठी वो आपके लिए क्या हुआ? निग्लिजिबल क्वांटिटी है, आप उसके पीछे नहीं जाओगे, बोले जान दे लेके गया तो लेके गया। ओके, तो वही सेम केस है यहाँ पे कि के इज इक्वल्स टू क्या? सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस सी अल्फा, और ये वन मतलब होता है कि आपका टोटल कॉन्सेंट्रेशन में से डिसोसिएशन कितना हुआ? बहुत ही स्मॉल, दैट इज व्हाट माइनस वन अल्फा। ये सॉरी माइनस अल्फा, जो माइनस अल्फा है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा है, मतलब इतना स्मॉल कि उसको कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो वन के कंपैरिजन में बहुत ही है। वन मतलब क्या होगा? टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको निग्लिजिबल कंसिडर किया। सिंस वो निग्लिजिबल है तो हम लोग उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो आपका फ्रैक्शन कैसा, आपका इक्वेशन क्या होगा? के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। तो अगर मैं अल्फा की बात करूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाय सी, अंडर रूट ऑफ के बाय सी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, और सी मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि डिसोसिएशन इंक्रीज होगा जब डाइल्यूशन, हाँ, जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा। फिर से बता देता हूँ, देखिए C इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, मतलब आगे फ्रैक्शन अगर मैं अल्फा के फॉर्म में लिखूंगा तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सी के बाय सी, मतलब ऑन डाइल्यूशन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम अल्फा ज़्यादा, कॉन्सेंट्रेशन कम अल्फा ज़्यादा। अब कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे करते हैं हम लोग? बाय डाइल्यूशन, मतलब एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑल्सो इंक्रीजेस। सिंपल सा लिखा हुआ है, ऑन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड अल्फा विल इंक्रीजेस। इसी चीज को तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या बोलता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द डाइल्यूशन। मतलब जितना ज़्यादा आप डाइल्यूशन करोगे, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करोगे, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, मैं पेप्सी लाता हूँ, 2 बॉटल लेके आया, ठीक है। अब मेरे पास क्या थे? 2 लोग थे, बढ़ा देते पब्लिक, 5 लोग थे, ठीक है। सबको आराम से मैंने 200 ml दे दिया, सबने मजे से पी लिया, सबको टेस्ट कैसा है? एकदम चकाचक, ठीक है। लेकिन 25 पब्लिक आ गई, 25 लोग हैं, ठीक है। बर्थडे पार्टी था, आगे 25 लोग, क्या वो 2 लीटर सबको पूरेगा? नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा? पानी मिक्स करके दे देता उन लोगों को टेस्ट सेम लगेगा क्या? नहीं ना। क्यों? आपने वाटरिंग ऐड कर दिया,
तो डाइल्यूट हो गया तो टेस्ट भी कैसा आएगा, डाइल्यूटेड आएगा। ओके, या फिर आप क्या करें, एक छोटा सा ग्लास ले लो, उसके अंदर 2 चम्मच शक्कर डालो, मीठा हो जाएगा, लेकिन और पानी भरते जाओ तो उसका स्वीटनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जैसा जैसा डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसा वैसा टेस्ट कम होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो वही लिखा हुआ है, एज द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। उसी चीज को लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन दी डाइल्यूशन। जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको समझने का, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। ओके, द सस्पेंशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, suppression of degree of dissociation of weak electrolyte in presence of strong electrolyte having a common ion is called common ion effect। इसका मतलब होता क्या है, एक एग्जांपल ले, एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो मेरे पास 2 दोस्त लोग हैं, एक कहानी सुनाता आपको, सबसे अच्छा काम करते कहानी के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक कहानी है कि एक 2 दोस्त थे, एक थे सोनू, ठीक है, और एक है मोनू। ओके, सोनू मन्नू करके अपने 2 दोस्त थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ठीक है, आपको भाई बनाना है तो भाई बना दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सोनू और मोनू करके 2 दोस्त थे। ठीक है, दोनों में बहुत ही अच्छा रिश्ता था। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप था। ठीक है, किसी वजह से उनका फ्रेंडशिप क्या हो गया, टूट गया। लेकिन ना ध्यान देना, क्यों बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि दोनों का बर्थडे ना सेम डेट पे आता था। ठीक है, समझ लो 29 फरवरी को, 4 साल में एक बार बर्थडे आता है। ठीक है, तो इनका जो फ्रेंडशिप था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इनका बर्थडे ना 29 फरवरी हम लोग रख देते, 29 फरवरी हम लोग इनका बर्थडे रख देते। ठीक है, 4 साल में आएगा तो दोनों दोस्ती बनाएंगे, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप था, 29 फेब को उनका बर्थडे आता था। ठीक है, हो गया इतना कहानी। ठीक है, क्या हो गया कि उनकी जो दोस्ती वो टूट गई, समझ लो टूट गई, तोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, उनकी दोस्ती टूट गई। अब वो मत पूछो क्यों टूट गई। ठीक है, हम लोग उसमें कम इंटरेस्टेड है। लेकिन क्या होता है कि जब भी इनका बर्थडे रहता था तो वो लोग ना मंदिरों में जाके ना बहुत दान करते थे। मतलब क्या करते थे, दान करते, पैसा वैसा गरीब लोगों को देते थे, वहाँ पर जो भिखारी रहते ना उनको देते थे। ठीक है, तो समझो कि मोनू ने क्या किया। और हाँ, एक चीज़ और बात ध्यान रखना, जो सोनू ना बहुत पैसे वाला है, एकदम फुल धमाल, पैसा ही पैसा, बम्बानी का भाई। ठीक है, और ये जो मोनू है ना वो भी अच्छा खासा पैसा वाला था, लेकिन थोड़ा सोनू से क्या थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम पैसा वाला था। ठीक है, तो समझो मोनू क्या करता है कि जब बर्थडे उसका रहता है, ये 10 क्या दिख रहा है, पैसा 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 पैसा। ठीक है, मोनू क्या करता है कि जब उसका बर्थडे रहता है तो वो क्या करता है, मंदिर में जाके बोलता है कि आज मैं 10 लाख रुपया बांटने वाला हूँ। कितना बांटने वाला हूँ, 10 लाख रुपया बांटने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान देना, 10 लाख रुपया बांट रहा है। ठीक है, कंसिडर करो कि अपने पास यहाँ पे 20 भिखारी है, कितने, 20 20 भिखारी लोग हैं बगैर। ठीक है, कितने भिखारी है, 20 भिखारी, सब एकदम खुश, अरे वाह क्या बात है, सेठ तो बहुत पैसा दे रहा है। कितना सबके आएगा, सबके पास आएगा 50 के पैसा आ जाएगा सबके हाथ में। ठीक है, अभी क्या हुआ, उसी बीच सोनू भी पहुंचा। ठीक है, सोनू भी पहुंच गया। ठीक है, वो भी वहां से अनाउंसमेंट करवा दिया कि आज मैं भी पैसा बांटने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं 10 करोड़ रुपया बांटूंगा। कितना बांटूंगा, 10 करोड़ ऑफ रुपीज। ठीक है, 10 CR, करोड़ मजा नहीं आ रहा, CR लिखते, 10 CR रुपया वो बांटने वाला है। ठीक है, तो और वहाँ पे भी कितने बेगर थे, वही वही रहेंगे ना यार, सेम मंदिर में आए दोनों जन, 20 बेगर वहाँ पे भी है, क्यों मंदिर सेम है।
ठीक है, तो हर एक को कितना आएगा, सोचो 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 सोचो, हर एक को 50 लाख आने वाला है। 10 लोग होते तो 1-1 करोड़ मिलता था। ठीक है, ऐसा आई बात समझ में। ओके, तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ये तो हो गया सो, अभी इसी को समझते टॉपिक, तभी इसी से समझेगा। ठीक है, तो सोनू मोनू दो दोस्त, दोनों के बीच में झगड़ा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों का बर्थडे सेम डेट पे आया था, इसलिए दोनों को मंदिर में भी सेम डेट पे आना पड़ा। ठीक है, मोनू क्या करता है कि उसके वो 10 लाख रुपए लेके आता है कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं बांटूंगा। तो उधर भिखारी कितना रहते हैं 20, तो हर एक को 50,000 उसने देने का सोचा। ठीक है, वही टाइम पे सोनू भी आ गया, वो बोला भाई मैं तो 10 करोड़ बांटूंगा, बहुत पैसा वाला है ना, सुपर रिच है, चकाचक पैसा बहुत है। ठीक है, तो उसने तो अगर हर एक को बांटेगा तो कितना आएगा, 50 लाख आएगा। लेकिन सोनू ने एक कंडीशन रखा। क्या कंडीशन रखा कि अगर आप लोग मोनू से पैसा नहीं लोगे तभी मैं आपको पैसा बांटूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पैसा हो गया ये आपका कॉमन आयन है। क्या है आपका कॉमन आयन। उसका इफेक्ट क्या है, अगर सोनू बोलेगा कि जो मोनू से पैसा लेगा मैं उसको पैसा नहीं दूंगा, तो क्या भिखारी लोग मोनू से पैसा लेंगे? सिंपल सी बात है, नहीं लेगा। 50,000 कौन चाहेगा 50 लाख के बदले? ठीक है, तो सब लोग मोनू के पास चले जाएंगे। बस यही चीज़ हम लोग को समझनी है कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर। ठीक है, ये जो मोनू होगा वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और जो सोनू होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। मैंने यहाँ पे आपको रिलेट कर दिया इस डेफिनेशन के थ्रू, डेफिनेशन से। देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सोनू मोनू, और ये जो पैसा आपको दिख रहा है, या फिर आप ये पैसे की जगह पे आप बेगर्स बोल सकते हो ना, सॉरी पैसा बोल दो। पैसा जो है वो आपका कॉमन आयन हो गया। उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट ये है कि ये पैसे का इफेक्ट ये है कि भिखारी लोग चले जा रहे हैं किसके पास, सोनू के पास। आई बात समझ में? तो चलो इसी को आगे बढ़ाते। हो गया सोनू मोनू का काम खत्म। देखो, कंसिडर अ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, दैट इज व्हाट योर एसिटिक एसिड, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 5% डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट हुआ तो किस में हुआ, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है, ध्यान देना, डिसोसिएट हुआ CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है, ये एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फिर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है अपना, HCl है। ये डिसोसिएट होता है H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसीलिए इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, इसलिए यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन है और यहाँ पे ये इरिवर्सिबल का साइन है। ओके, जैसे ही मैंने HCl इसके अंदर ऐड किया, जैसे मैंने क्या किया, HCl ऐड किया, तो क्या हुआ, HCl ऐड करने पर ये HCl डिसोसिएट हुआ H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो ऐसे तुरंत जैसे ये HCl डिसोसिएट हुआ H प्लस और Cl माइनस में, तुरंत द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेस। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, आपको याद आता हो लीच एटलियस प्रिंसिपल। ठीक है, HCl ऐड करने से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तब यहाँ पे लीच एटलियस का प्रिंसिपल काम आता है। ठीक है, लीच एटलियर का प्रिंसिपल ये बोलता है, लीच एटलियर ये बोलता है कि अगर, सॉरी, लीच एटलियर प्रिंसिपल काम आता है, क्या होता है, अगर एक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है, तो अगर मैं उस जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, चाहे वो रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, कंसिडर करो कि एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, अगर मैं प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। सिंस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, तो ये जो रिएक्शन है वापस बैकवर्ड की तरफ जाने लगा।
मतलब जो आपका एसिटिक एसिड डिसोसिएट हुआ था अब वो वापस एसिटिक एसिड बनने लगा। क्या बनने लगा? एसिटिक एसिड। इसका मतलब जो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन था वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्यों हो गया? ड्यू टू कॉमन आयन। ड्यू टू कॉमन आयन। आई बात समझ में? मैं फिर से आपको समझा देता हूं। देखो बहुत ही सिंपल है। देखिए ये एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सिंस ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियली डिसोसिएट होगा। जब हम लोग इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जब हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, दैट इज व्हाट HCl, तो ये H+ और Cl- में डिसोसिएट होगा। जैसे ही मैंने HCl ऐड किया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज हो गया। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज हो गया, आप देख रहे हो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू लीच एटलेस प्रिंसिपल, अगर किसी एक साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीजेस रिएक्शन मूव टूवर्ड्स बैकवर्ड, ठीक है। तो ये जो आपका CH3CO और H+ है ये वापस आपका CH3CO दैट इज व्हाट एसिटिक एसिड बनने लगेगा। मतलब डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड हैज बीन सप्रेस्ड। इसका मतलब कि कॉमन आयन या फिर मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन ऐड करने पर डिसोसिएशन डिक्रीज होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। मतलब कॉमन आयन से, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट क्या हुआ? कॉमन एज द कॉमन आयन इज एडेड द suppression of weak, sorry, dissociation of weak electrolyte is suppressed. Dissociation of weak electrolyte is suppressed. Okay. देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू लीच-एटलीज प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम रिएक्शन मूव्स टुवर्ड बैकवर्ड, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस बाय द कॉमन आयन, क्योंकि ये वापस एसिटिक एसिड बनने लगा। तो एसिटिक एसिड बनने लगा तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएट होगा नहीं, कम हो जाएगा उसका डिसोसिएशन, ठीक है। तो और ये जो आपको एसिड यहाँ पे H+ आयन दिखाई देगा वो H+ आयन HCl से होगा, न कि एसिटिक एसिड से। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है नोट इन दिस रिएक्शन ऑल द H+ आयन इज कंसिडर्ड बाय HCl नॉट बाय CH3COOH। आई बात समझ में? ये हो गया आपका कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे यहाँ पे देखा था हम लोगों ने, मैं आपको बताया था कि भिखारी लोग सीधा मूव हो जाते हैं सोनू की तरफ क्योंकि सोनू ज़्यादा पैसा दे रहा है। इसका मतलब कि ये जो किसके पैसे की वैल्यू खत्म हो गई? मोनू के पैसे की वैल्यू। वही बात मैंने यहाँ पे बताया कि जो H+ आयन है जो आप पहले देख रहे थे कि जो H+ आयन है ये आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट से मिला था, डेट इज व्हाट एसिटिक एसिड। जब HCl ऐड करने के बाद वो कहाँ से आपको दिखाई देगा? HCl ऐड करने के बाद वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका H+ आयन। इसका मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन बचा हुआ है वो HCl से है, न कि एसिटिक एसिड से, ठीक है। तो सप्रेशन हो गया एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन का। इसका मतलब कॉमन आयन ऐड करने पर डिसोसिएशन कम होता है। उसके बाद आता है आपका कंसेप्ट कौन सा? एसिड बेस का। ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।